केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एवं कोयला मंत्री हमारे मित्र श्री प्रहलाद जी जोशी और हमारे राज्य मंत्री श्री राव साहब दानवे पाटिल जी, कोल सेक्रेटरी श्री अमृतलाल जी मीणा, एडिशनल सेक्रेटरी श्री एम नागराजू और यहाँ मौजूद इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स और सारे ऑफिशियल्स और मेरे मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं अपने कोल मिनिस्टर श्री प्रहलाद जी जोशी और उनके राज्य मंत्री श्री पाटिल जी और इनके पूरे मंत्रालय को इस उत्कृष्ट कार्य के लिए मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और आपकी पूरी टीम इस कार्य के लिए बधाई की पात्र है। कोयले को कुछ लोग काला सोना कहते हैं और राष्ट्र की प्रगति की राह में काला सोना कितना महत्वपूर्ण है, इससे हम सभी भली भांति परिचित हैं और इस दिशा में आज कोल माइंस के ऑक्शन के महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी है। मुझे ये जानकारी दी गई है कि पूरे देश भर से छोटे बड़े कुल 100 से अधिक कोल ब्लॉक्स इस ऑक्शन में रखे गए हैं और ये सभी कमर्शियल कोल माइंस यह इंश्योर करेंगी कि भारत की एनर्जी नीड्स लगातार पूरी होती रहे और इन सभी ब्लॉक्स की सक्सेसफुल ऑक्शनिंग देश की इकोनॉमी को और अधिक मजबूत करने में मददगार सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, हमारे देश की इकोनॉमी को मजबूत करने में कोल का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है और इस देश की एनर्जी नीड्स का एक बड़ा हिस्सा कोयले से पूरा होता है और जब तक कोई कॉस्ट इफेक्टिव एनवायरमेंट फ्रेंडली रिसोर्स उपलब्ध नहीं होता है, तब तक यह कोयला हमें ऊर्जावान बनाता रहेगा। इंडस्ट्रीज हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है और प्रोडक्शन लेवल में बढ़ोतरी के साथ साथ कोल जैसे इनपुट्स की स्टेबल और एश्योर्ड सप्लाई में भी यह बढ़ोतरी यह आवश्यक हो जाती है। हमें यह इंश्योर करना आवश्यक है कि भारत की आशाओं और आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए हमारे पास सभी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज समेत सभी प्रकार के रिसोर्सेज की उपलब्धता को जाहिर है, इन रिसोर्सेज में कोयला एक प्रमुख स्थान रखता है। न केवल अवेलेबिलिटी बल्कि रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना यह राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है। यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट ने दुनिया का ध्यान एनर्जी सिक्योरिटी की ओर स्वाभाविक रूप से खींचा है और इसने दुनिया को बताया है कि कोई कितना भी बड़ा और विकसित राष्ट्र क्यों न हो, वह अगर ऊर्जा जरूरतों के लिए सेल्फ रिलायंट नहीं है तो बाकी दृष्टि से संपन्न और आत्मनिर्भर होने के बावजूद आपकी इकोनॉमी अच्छा खासा नुकसान का सामना कर सकती है। और आप जानते हैं कि रशिया के गैस सप्लाई यूरोपियन कंट्रीज को न करने के कारण, ये गैस सप्लाई यूरोपियन कंट्रीज को न करने के कारण यूरोपियन कंट्रीज को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इसलिए हम सभी के लिए आवश्यक है कि हम राष्ट्र की एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में एक दूरगामी प्रयास करें और अब तक हुआ कोल ब्लॉक्स का यह आवंटन और आगे होने वाले आवंटनों के लिए चल रहा प्रोसेस, इस दिशा में सरकार द्वारा यह उठाए गए यह महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, भारत दुनिया में एनर्जी के सबसे बड़े कंज्यूमर्स में से एक है, इससे आप सभी अच्छी तरह अवगत हैं। पिछले 2-3 डिकेड्स में हमारी एनर्जी कंजम्पशन में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई है और जैसे जैसे हम प्रगति के राह में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे एनर्जी कंजम्पशन में और बढ़ोतरी होती जाएगी, इससे भी हम सभी अच्छी तरह अवगत हैं। हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के साथ साथ दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज के रूप में लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे देश की आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है और आने वाले समय में उसी अनुपात में अर्बनाइजेशन, लोगों के लिए आवास की व्यवस्था, संचार और परिवहन माध्यम, उद्योग धंधे, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि की स्वाभाविक रूप से जरूरत होगी ही। सरकार की फार साइटेड पॉलिसीज के चलते
देश ने फॉरेन कंपनीज का ध्यान भी आकर्षित किया है और हमारा देश पिछले कुछ समय में विदेशी कंपनियों का एक पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनकर भी उभरा है। इन सबके कारण आने वाले समय में देश में एनर्जी की अभूतपूर्व खपत होने वाली है, ऐसा मेरा मानना है। और इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें अभी से प्रयास करना होगा और ये सभी एलोकेशंस और ऑक्शनिंग इस दिशा में किए जा रहे ये महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, मानव सभ्यता के विकास में पिछली 2-3 सदी में कोयले ने अपनी अहम भूमिका बनाई है, इस यथार्थ को भी कोई नकार नहीं सकता है। एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्शन से लेकर कंस्ट्रक्शन आदि के क्षेत्र में कोयले का प्रयोग कर अनेक राष्ट्रों ने स्वयं को सशक्त बनाया और अपने नागरिकों का लिविंग स्टैंडर्ड भी ऊंचा किया है। अपने नागरिकों की सुख सुविधाओं को बढ़ाने और अधिक से अधिक कंज्यूम कर लेने की उनकी प्रवृत्ति ने पर्यावरण को काफी नुकसान भी पहुंचाया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लगातार विकास कर उन्होंने नेचर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया है और उन्होंने इकोलॉजी अनसस्टेनेबल लेवल पर कंजम्पशन किया है। पर पिछले कुछ दशकों से मैं देख रहा हूं कि कोयला अचानक से एक डर्टी और पोल्यूटिंग फ्यूल माना जाने लगा है और कोयले के बल पर अपना विकास कर चुके देश अब कोयला बैन करने की घात कर रहे हैं। ऐसे देश भारत जैसे देशों को उपदेश देने लगे कि कोयले के प्रयोग से पर्यावरण की सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा है, इसलिए बाकी देश कोयले के प्रयोग से बचें। यानी अपने डेवलपमेंट के बाद जब दूसरे देशों के डेवलपमेंट की बारी आई तो अचानक से पर्यावरण की चिंता उनके द्वारा दिखाई जाने लगी। इस चिंता को मैं चिंता नहीं बल्कि क्लाइमेट हिपोक्रेसी के रूप में मैं देखता हूं। और मैं अपने देश के संदर्भ में बात करूं तो हमारे यहां पर कैपिटा कार्बन इमिशन शुरू से ही इन देशों की अपेक्षा यह काफी कम रहा है। यानी अपनी प्रगति की राह में भारत उन देशों में से एक रहा है जिसने अपने विकास और पर्यावरण संतुलन पर बराबर ध्यान दिया है। साथियों, हम आज भी अपने इसी सिद्धांत पर हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी इसी सिद्धांत पर चलने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमारा कमिटमेंट बना हुआ है इसी सिद्धांत पर आगे भी बढ़ने का। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारा यह भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नेतृत्व कर रहा है। यह भी हम सभी भारतवासियों के लिए एक मेजर अचीवमेंट है। भारत ने अगले 50 वर्षों में नेट जीरो इमिशन का लक्ष्य रखा है और इसे प्राप्त करने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ भी रहे हैं। हमारा देश इथेनॉल, बायोफ्यूल्स, कंप्रेस्ड बायोगैस जैसे अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज को लगातार बढ़ावा दे रहा है हमारा देश। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन के प्रयोग के माध्यम से डीकार्बनाइजेशन की दिशा में भी हमारे देश में बहुत ही तेजी के साथ काम हो रहा है। कहने का अर्थ यह है कि हम विकास करेंगे लेकिन प्रकृति के विनाश की कीमत पर हम किसी भी सूरत में विकास नहीं करेंगे। यह हम भारतवासियों का संकल्प है। हम अपनी प्रोग्रेस और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन दोनों को साथ लेकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, यह हमारा संकल्प भी है। साथियों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रयासों से आम जन को जोड़ते हुए इसे एक आंदोलन में बदलने की जरूरत है और किसी सरकार का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी इंस्टीट्यूशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में किया गया प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आम जन की पूरी सहभागिता और उनका योगदान प्राप्त न हो। इसे ध्यान में रखते हुए यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP26 के आयोजन में हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया की मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट से इंट्रोड्यूस कराया और बदलते क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए लोगों से अपनी रोजमर्रा की आदतों में बदलाव लाने का भी उन्होंने आग्रह किया। साथियों, अपने रोजाना के कामों में थोड़ा सा बदलाव करके विश्व स्तर पर इतना बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है जिसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स ये बताती भी हैं कि दुनिया भर में लगभग 500 बिलियन प्लास्टिक बैग्स सालाना प्रयोग में लाए जाते हैं। 1 बिलियन से अधिक प्लास्टिक बैग्स हर मिनट में प्रयोग किए जाते हैं और इन बैग्स की एवरेज वर्किंग लाइफ कितनी होती है? महज 15 मिनट की, केवल 15 मिनट की। यानी मानव अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए पूरे प्लेनेट को ही संकट में डालने से रंच मात्र संकोच नहीं करता है। इस तरह की अनेक हैबिट्स हैं, हमारी आदतें हैं। मसलन पानी के नल को खुला छोड़ देना, लाइट, पंखा या एसी इसको भी चल गया तो चल गया, उसे खुला छोड़ देना, या ट्रैफिक रुके रहने पर भी गाड़ी का इंजन बराबर ऑन रखना, आदि छोटी छोटी मगर यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। हमें इन आदतों को बदलना होगा और अगर इंसान अपनी इन हैबिट्स में सुधार कर ले तो धरती रहने के लिए शायद और कोई बेहतर जगह यह हमारी धरती बन जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। इसी तरह क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी की राह पर आगे बढ़ना आज के समय की यह जरूरत है और आज जरूरत है कि यूजर्स, प्रोड्यूसर्स, बिजनेसेस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और एकेडमियां एक साथ एक मंच पर आएं और मिलकर न केवल एनर्जी सेक्टर में नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश करें बल्कि साथ में क्लीन और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की दिशा में भी वह कार्य करें और प्लेनेट और मानवता को सुरक्षित रखने में वह अपना योगदान करें। साथियों, कमर्शियल कोल माइनिंग के इन ऑक्शंस में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कुछ दशकों में पहली बार पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। इसके लिए मैं प्रहलाद जोशी जी आपको आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। कोल माइनिंग को प्राइवेट सेक्टर द्वारा कमर्शियल यूज के लिए ओपन कर गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर पर अपना भरोसा दिखाया है और इंडस्ट्री को एक चांस दिया है कि वह अपने आप को प्रूव करें। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है यह क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर और अन्य क्षेत्रों के साथ। पिछले 8-9 सालों में सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उनमें एक प्रमुख उपलब्धि यह रही है कि सरकार ने प्राइवेट प्लेयर्स को बराबर प्रोत्साहित किया है और उन्हें सामने आने का अवसर भी दिया है। डिफेंस जैसे सेक्टर जो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए बिल्कुल अछूते पहले समझे जाते थे भी आज उनके लिए समान अवसरों के साथ खोल दिए गए हैं, जैसी जानकारी हमारे प्रहलाद जी ने आपको दी है। और आज प्राइवेट कंपनीज बड़े उत्साह के साथ डिफेंस प्रोडक्शन में अपनी भागीदारी भी वो इंश्योर कर रही हैं और देश की सुरक्षा और इकॉनमी दोनों को मजबूत करने में अपना वह योगदान दे रही हैं। कोल माइनिंग में भागीदारी सुनिश्चित होने के बाद प्राइवेट कंपनीज देश की एनर्जी सिक्योरिटी और इकॉनमी दोनों को सुदृढ़ करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करने की ओर आगे बढ़ेंगी, ऐसा मेरा मानना है। और साथियों, इतनी बड़ी संख्या में कोल ब्लॉक्स की ऑक्शनिंग का काम आप सभी ने जितनी कुशलता के साथ किया है उसके लिए आप सभी की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मुझे बताया गया है कि प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी काम डिजिटल तरीके से किए गए। इतनी ट्रांसपेरेंसी कि हमारे मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जी ने यह कहा कि वो दावे के साथ कहा कि कोई करप्शन के मामले में इस विभाग पर वो उंगली नहीं उठा सकता। इसे मैं एक मेजर अचीवमेंट मानता हूं। और पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल कामकाज की ओर जो हमारा देश आगे बढ़ा है, यह उसका एक मैं समझता हूं कि बहुत ही उल्लेखनीय उदाहरण है। बेहद कम समय में इतना बड़ा काम हुआ है, वह भी बिना किसी शोर शराबे और बिना किसी अड़चन के। अन्यथा आमतौर पर क्या होता था, ऑक्शनिंग तो बाद में होती थी, एलोकेशन तो बाद में होता था, पर एलिगेशन लगने पहले शुरू हो जाया करते थे। यही इस मिनिस्ट्री की हालत थी। और मुझे याद है बचपन में गांवों से अनेक मजदूर भाई बहन दूसरे प्रदेशों में काम के लिए जाया करते थे और उनमें से अनेक श्रमिक भाई बहन कोयला खदानों में काम के लिए बाहर निकलते थे। लंबे समय बाद जब वो घर में आते थे तो खदान की अपनी अपनी कहानियां भी वो बताया करते थे। उनकी कहानियां
कहानियों से मैंने जाना कि कोल माइनिंग ये बहुत ही कठिन काम होता है। पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और देश दुनिया के बारे में थोड़ा जानने लगा तो मुझे मालूम हुआ कि कोल ब्लॉक्स की ऑक्शनिंग भी बड़ा कठिन काम होता है। ऐसे कामों में हाथ लगाना काजल की कोठरी में जाने के समान ही होता है, यह धारणा थी उसमें। और हमारे यहां कहा भी गया है कि काजल की कोठरी में कैसे हु सयानो जाए, एक लीक काजर की लगी हैं पैर लगे हैं। माने कितना भी सयाना कोई व्यक्ति हो, यदि काजल की कोठरी मेरी जाएगा तो एक लीक काजल की उसके ऊपर लगेगी ही लगेगी। यह मान्यता हमारे यहां रही है। यानी काजल की कोठरी में कैसा भी सयाना या समझदार, कितना भी साफ सुथरा व्यक्ति क्यों न प्रवेश करे, जब वह बाहर निकलेगा तो उसके दामन पर एक न एक काली लकीर जरूर देखने को मिलेगी। पर मुझे कहते हुए खुशी होती है कि प्रहलाद जी और उनकी पूरी टीम काजल की कोठरी में लगातार आगे बढ़ती जा रही है। और क्या मजाल कि कोई काजल की रेखा आप लोगों के दामन पर लगी हो अथवा आप लोगों के दामन को वह छू सकती है। और इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं सबसे बड़ा अचीवमेंट यह मानता हूं कोल मिनिस्ट्री के लिए, क्योंकि कोल मिनिस्ट्री के बारे में जैसी जैसी धारणाएं थी हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। और हमने जिस नए भारत की संकल्पना की है, यह सब उसी की एक महत्वपूर्ण पहचान है। साथियों, कोयले को मैं एनर्जी ही नहीं, इंस्पिरेशन का भी एक बड़ा सोर्स मानता हूं। जगत कल्याण के लिए मानव अपने जीवन में जिन जिन चीजों से सीख ले सकता है, कोयला मैं समझता हूं उनमें से एक है। लाखों लाख वर्षों की प्रतीक्षा, इतना लंबा धैर्य, त्याग और समर्पण कोयले के अलावा भला किसके पास हो सकता है? दबाव झेलने का इतना साहस भला कोयले के सिवा किसके पास हो सकता है? अपने अंदर इतनी ऊर्जा समेटने के बावजूद इतनी गंभीरता और शांतिपूर्ण ढंग से धरती के भीतर जो कुछ चीजें रह सकती हैं, कोयला उनमें से एक है। और धरती से बाहर आने के बाद दूसरों को ऊर्जावान बनाने के लिए अपने आप को स्वाहा कर देना, कोई सीखना है तो कोयले से सीखे। बड़े बड़े उद्योग धंधों से लेकर छोटे छोटे दुकानदार तक कोयले की ऊर्जा पाकर ऊर्जावान होते हैं। बड़े बड़े कल कारखानों से लेकर ढाबे वाले, चाय वाले और गांवों में कपड़ा इस्त्री करने वाले भाई बहन कोयले की ऊर्जा से अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। वह स्वयं तपकर भी, जलकर भी लोगों को एनर्जी देता है ताकि लोग अपना जीवन संवार सकें, ताकि लोग अपने जीवन में उजाला कर सकें। इसलिए मानव को कोयला से प्रेरणा लेनी चाहिए। और जिस दिन मानव कोयले से यह सीख लेना शुरू कर देगा, वो दिन दुनिया को हीरा बनते देर नहीं लगेगी। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं आप सभी आप सभी बंधुओं को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और जिन लोगों को आज अवार्ड हुआ है, आज का ये टेंडर, उनको मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और भविष्य में जो लोग इसमें भाग लेने वाले हैं, उन सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और पुनः मंत्रालय प्रहलाद जी जोशी और उनकी पूरी टीम को इस बहुत ही उत्कृष्ट और सफल कार्य संपादित करने के लिए अपनी तरफ से बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।